इस कक्षा में हम लोग अपनी आगे के क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे, जिसमें आज हमारा पहला सवाल है 0.1 मोलर, यानी इसकी चालकता दी हुई है, सॉरी इसकी मोलरता दी हुई है तुम्हें केसीएल विलेन की। इसके सेल का प्रतिरोध तुम्हें दिया हुआ है 100 ओम। कितना है भैया? 100 ओम प्रतिरोध दिया हुआ है, और इसका जो प्रतिरोध है वो 0.2 है, ठीक है। तो इसकी चालकता और मोलर चालकता बतानी है इस वाले विलेन की। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसकी बात करते हैं। हमारे पास जब हम सेल की बात कर रहे हैं, सुनो भैया इधर बहुत ध्यान से देखो, हम पहले बात कर लेते हैं 0.1 मोलर केसीएल जो विलेन दिया हुआ है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं हम कि ये क्या है, ठीक है। तो इसके लिए जो सांद्रता तुम्हें दी हुई है वो 0.1 है। जो 100, ये आर का मान दिया हुआ है 100 ओम इस केस में। अब हमारे पास एक फार्मूला था, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। याद है ये फार्मूला किसी को? है ना, हम लोग फिजिक्स में भी ये पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में भी हमने इसको पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो जहां ये जो हमारे पास में एल बाई ए होता है, ये क्या होता है, कोई बताओगे हमें जरा? एल बाई ए क्या होता है? तो एल बाई ए हमारा होता है, इसको हम लोग कहते हैं जी स्टार, सेल नियतांक। और ये किसी भी सेल के लिए वैल्यू इसकी फिक्स होती है, सेल के लिए इसका मान नहीं बदल सकता। क्यों? क्योंकि जब आपने एक बार सेल बना लिया है ना, तो उसमें दोनों इलेक्ट्रोड आपने रख दिया, एनोड और कैथोड, तो उनके बीच की दूरी तो आपने फिक्स कर दी, और उसका जो एनोड और कैथोड था उसका क्षेत्रफल भी तुमने फिक्स कर दिया। अब वो थोड़ी बदल जाएगी, उसमें क्या कर सकते हो तुम? उसके विलेन में बदल सकते हो, उसकी सांद्रता बदल सकते हो, उसकी मोलरता बदल सकते हो, उसका आयतन बदल सकते हो, पर अब वो प्लेट थोड़ी, प्लेट तो दूसरी लाओगे तो ये होगा, अब वो सेल तो नहीं बदल सकते। तो इसलिए हर सेल के लिए एल बाई जी क्या होता है? एल बाई ए कॉन्स्टेंट। अब रो हमें पता है, हमें चालकता की बात कर रहा है, चालकता क्या होता है? कप, ठीक। तो इस केस में हमें यहां से कैसे भी करके इसका 100 ओम प्रतिरोध पता है, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, आर बराबर ये क्या होता है? 1/कप्पा इंटू एल बाई ए। तो एल बाई ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर गुणे में हो जाएगी। और हमें सिर्फ यही बातें दी हैं, कुछ और नहीं दिया हुआ था क्या यार क्वेश्चन में? कुछ छूटा तो नहीं है कोई शब्द? छूटा हुआ है यार, वही मैं सोच रहा हूँ कि आधी इंफॉर्मेशन कैसे हो सकती है। आपको इंफॉर्मेशन ये दी हुई कि इस विलेन की चालकता 1.29 है। इस वाले विलेन की जो चालकता है, ठीक है ना, वो दी हुई है 0.1 मोलर केसीएल की चालकता 1.29 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। ये भैया क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, ध्यान रखना भैया, ये इंफॉर्मेशन तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। आर का मान दिया हुआ है, कप्पा भी तुम्हें दिया हुआ है, इसके लिए कप्पा कितना दिया हुआ है? 1.29 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स कप्पा भी दिया हुआ है। यहां पे रख करके एल बाई ए का मान निकाल लो। आर का मान कितना दिया हुआ है? 100 ओम इंटू 1.29, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में? ये आ जाएगा 129। तो ये एल बाई ए का मान आ गया, ठीक। वही सेल है, सेल में हमने बस सांद्रता बदल दी है। क्या कर दी हमने? सांद्रता 0.02 मोलर कर दी। तो इसके विलेन की चालकता हमसे पूछ रहा है, बताओ क्या होगा, ठीक है। तो पहला काम ये, हमारे पास एल बाई ए पता है, और हमें इसके लिए आर भी पता है। देखो इस केस में 0.2 मोलर केसीएल, अगर मैं विलेन की बात करूं, तो इसके लिए हमें कप्पा का मान निकालना है पहले। तो कप्पा कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है ना, देखो ये किस दिन काम आएगा? एल बटे ए बराबर आर गुणे कप्पा। तो कप्पा बराबर क्या हो जाएगा? एल बाई ए इंटू 1/आर। तो कप्पा का मान आ जाएगा एल कितना? एल बटे ए का मान कितना आपने निकाला था अभी? 129 है ना, बटे आर का मान कितना है? 520 इस केस में, है ना, 520 है। डिवाइड करो जरा, कितना आंसर आएगा उसको डिवाइड करके, कितना आएगा भैया डिवाइड करने पर?
0.248 ये ना आ रहा है, पता नहीं यार, कंफर्म कर लो। कोई नहीं डिवाइड करते हो, कोई नहीं डिवाइड करोगे, चलो हम ही कर लेते हैं। 129 डिवाइड बाई 520, 0.248 कितना आ रहा है भैया? इसकी वैल्यू आ रही है 0.248 साइमन प्रति सेंटीमीटर। अब जैसे पर ये कह रहा है इस विलेन की, ये तो तुमने चालकता बताई ना एक पार्ट, अब इस विलेन की मोलर चालकता बताओ। अच्छा, मोलर चालकता कल भी हमने एक क्वेश्चन किया हुआ था, मोलर चालकता निकालने का तरीका हमारे पास क्या था? तो मोलर चालकता का हमारे पास तरीका निकल के आया था, काप्पा इज इक्वल टू क्या था भैया, कोई बताओगे? सर ठीक है, चलो ब्राइटनेस रहने। तो हमने उसके लिए फार्मूला लिखा था, क्या लिखा था मालिक? लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बटे में कंसेंट्रेशन, यही था। लिखो, रखो यहाँ पे वैल्यूज। कप्पा आपने अभी निकाला कितना? 0.248 इंटू में 1000 और डिवाइड में एम कितना दिया? 0.02 दिया हुआ है। ये तो कुछ ज्यादा भारी भरकम वैल्यू आ जाएगी यार, है नहीं? अब जो भी आएगा कैलकुलेट कर लेना यार। 2 जीरो से हटाएंगे तो क्या मिलेगा? 24.8 गुणे 1000 बटे 2 से काटेंगे 2 12 24, 12.4 गुणे 1000, तो ये हो जाएगा 1.24 इंटू में 10 की पावर 4 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स, ये इसका सांद्रता आ जाएगी इस केस में। ठीक है, क्या हुआ, कुछ गलती तो नहीं हो गई यार? क्वेश्चन क्या था यार? इतना साइमन प्रति सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसमें ये हमें इतना मोलर दिया हुआ है, मोल प्रति लीटर। थोड़ा सा यहाँ पे एक काम करना था, लीटर में दिया हुआ था हमारे पास कंसंट्रेशन, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे काम करना पड़ेगा। ये हमें मोलरता दे रखी ना, इतना मोल प्रति लीटर ये दिया हुआ था, इसको थोड़ा सा हम करेक्शन करते इसको यार। डायरेक्टली यही तो वैल्यू थी यार अपने पास, हाँ सही तो है, बट ये इतना ज्यादा वैल्यू नहीं आनी चाहिए यार। मोलर चालकता इतनी ज्यादा, 0.02 मोल। तो जरा इसका आयतन इतना मोल प्रति लीटर दिया होगा ना, ये कप्पा बटे में इसको मोल प्रति लीटर, इसको अगर हम करेंगे इतने मोल प्रति लीटर, लीटर को करेंगे तो नहीं यार, सही तो है यार, सही है, लिखो जरा। देखो अगला सवाल है, डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज की संरचना में अंतर स्पष्ट करो मेनली। तो चाहे वो ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज हो, दोनों का रासायनिक सूत्र सेम होता है, ठीक है ना? ग्लूकोज का भी रासायनिक सूत्र क्या होता है भैया? C6H12O6, ठीक। फ्रक्टोज का भी रासायनिक सूत्र सेम होता है, क्या? C6H12O6। अब दोनों का संरचना बनाते हैं, जरा देखो इसकी संरचना में क्या होता है। 6 कार्बन बनाओ पहले, 4 5 6, यहां भी 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, यहां पे कीटोन ग्रुप लगाओ और यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप लगाओ, ठीक है। इसमें क्या होता है? कीटोन ग्रुप होता है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है। बाकी देख लेते हैं, यहां पर आ जाएगा OH 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 और यहां पर CH2OH, ये बना, ठीक है। बाकी H आ जाएगा, H आ जाएगा, H आ जाएगा, H आ जाएगा, ये बनेगा तुम्हारा संरचना होता है, ग्लूकोज की संरचना होती है, ठीक है। देख लो आप, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन, 1 1 1 2 1 3 2 5 2 7 2 9 3 12 हाइड्रोजन, ठीक। ऐसे यहां पर बनेगा, ठीक है। अब इसका हमें बैलेंसिंग बराबर करवानी है, सबको दो, CH2OH
ठीक है, और यहाँ पर O है तो यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ OH, यहाँ OH कितने हो गए, 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी आपका वही CH2OH, यहाँ पर CH, ये स्ट्रक्चर इसका होगा। दोनों में अंतर बस इतना है कि वो कीटोन है, ठीक है, और एक क्या है आपका एल्डिहाइड। नहीं यार, गलत बना दिया, OH उधर लगना चाहिए मेरे हिसाब से, OH इधर OH लगेगा, ये वाला थोड़ा सा उल्टा हो गया स्ट्रक्चर, इधर ये OH, फिर इधर आएगा OH, ठीक है ना, और फिर इधर आएगा OH, यहाँ पे H है, यहाँ पे H, ये स्ट्रक्चर इसका होता है। मेनली दोनों के स्ट्रक्चर को बड़े ध्यान से भी याद रखना, बनाने के लिए आ सकता है, ठीक है, यही है ना, कंफर्म गलती ना हो जाए बस, ठीक है। चलो बढ़िया, इसमें कौन सा ग्रुप है भैया, ये क्या होता है, CHO, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड। यहां पर क्या लगा हुआ है देखो, सी, इधर कीटोन ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप, इधर कार्बन इधर कार्बन, तो इसको हम कहते हैं, इसका एक और नाम दे देते हैं, इसको कहते हैं पॉली, क्या बोलते हैं इसको यार, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, क्या बोलते हैं इसको, पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली का मतलब क्या है कि कई सारे OH ग्रुप हैं, पॉली का मतलब क्या है, कई सारे OH ग्रुप हैं, इसलिए पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और इसको हम, ये हमारा जो ग्रुप होता है ये क्या होता है, ये होगा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ये तो मेनली संरचना की बात होगी दोनों में। दूसरी अगर हम बातें करते हैं तो ये जो होता है, ये मनुष्य के शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। ये क्या करता है भैया, शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, ये ध्यान रखना। जबकि ये भाई साहब जो होते हैं, ये हमारे जो मस्तिष्क है ना, इधर इधर ध्यान दो, जो हमारा मस्तिष्क और मसल्स है, मांसपेशियां हैं, ये उनके लिए प्रदान करता है, क्या, ऊर्जा प्रदान करता है। ये मनुष्य के शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है और ये केवल मस्तिष्क और मांसपेशियों के लिए होता है। इसको हम लोग अंगूर की शर्करा कहते हैं, इसको एक नाम और देते हैं अंगूर की शर्करा। ये स्पेशलिटी सबसे ज्यादा अंगूर में पाया जाता है, जबकि इसे हम लोग फलों की शर्करा कहते हैं। ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है, 2-3 नाम इनके और है अंतर के लिए, बेसिक सा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को दिमाग में रखना। ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों की संरचना कैसी होती है, दोनों का आणविक सूत्र समान होता है, C6H12O6, बशर्ते फर्क इतना है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है और इसमें क्या होता है, तुम्हारा कीटोन ग्रुप होता है। ठीक, कोई दिक्कत, कहीं पे छूटा हुआ है क्या, H, एक H ज्यादा है, कहाँ गलती हो गई भैया, फिर ये वाला H नहीं होगा ना, हाँ, C++O, हाँ ये, ठीक, कोई दिक्कत है भैया, और कोई नहीं है, चलो फिर लिखो, छापो जल्दी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन था हमारे पास, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। अच्छा, और भी चीजें हैं अभी आगे, ऐसा नहीं कि बस यही दोनों हैं, पर हमें बस थोड़ा दोनों उसमें दोनों में स्पेस चाहिए था थोड़ा। देखो, सबसे पहले बोल रहा है कि प्रोटीन की द्वितीयक संरचना की बात कर रहा है वो, तो प्रोटीन की द्वितीयक संरचना वो होती है जिनमें क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड मौजूद होता है। अच्छा, पेप्टाइड क्या है, नीचे उसकी चर्चा हम करेंगे अभी, ठीक है, पेप्टाइड। अच्छा, पहले देख लेते पेप्टाइड होते क्या। क्या कह रहा है कि भैया जब 2 या 2 से अधिक अमीनो अम्ल एक साथ जुड़ करके संघनन उत्पाद बनाते हैं, होगा क्या, देखो जरा, अमीनो अम्ल होते क्या है, पहले तो ये देखो, ठीक, यहां पर आपका C++OH, ठीक है, अमीनो अम्ल हमें चाहिए, यहां पे कोई कार्बन है और इस कार्बन के साथ में क्या होगा कि एक तो NH2 लगा होगा, मतलब एमीन लगा होगा, ठीक है, और एक कोई एल्किल ग्रुप लगा होगा। आरडाइस क्या है तुम्हारा, कोई एल्किल ग्रुप है, तो इसको हम लोग कहते हैं भैया, क्या कहते हैं इसको, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, है ना, आरडाइस। तो ये हमारा अमीनो अम्ल होता है जनरली। अच्छा, आरडाइस क्यों लिखा है इसके लिए, वो इसलिए क्योंकि हमें 2 लेने हैं, आप आगे अगर अभिक्रिया पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि यह अभिक्रिया एक अमीनो अम्ल के अल्फा कार्बोक्सिलिक समूह, यानी ये जो OH वाला है,
ठीक है। कैसे अल्फा ये क्यों है? क्योंकि हम जब एमिनो अम्ल की बात कर रहे हैं तो इससे जुड़ा हुआ कार्बन हमारा मेन कार्बन है, तो ये हमारा अल्फा कार्बन, सॉरी ये मेन कार्बन, और इससे जो जुड़ेगा कार्बन वो अल्फा होगा। समझ आई बात? हम एमिनो अम्ल की बात कर रहे हैं ना, तो इससे एमीन से जुड़ा हुआ कार्बन हमारा मेन कार्बन, और इससे जुड़ा हुआ कार्बन होगा अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन के हाइड्रोक्सी समूह या कार्बोक्सिलिक समूह यानी OH, और दूसरा एमोनो अम्ल, कोई दूसरा और भी एमिनो अम्ल है, उसके एमीन समूह यानी NH2 वाले से हो। तो यहाँ पे अभिक्रिया करो जरा, इसको एक बार फिर से देखो, C डबल बॉन्ड O, OH, CH, यहां पर NH2 है ना। चलो इधर उधर बना लेते हैं, और यहाँ पे कोई दूसरी कार्बन श्रृंखला है। तो ये दोनों, बहुत ध्यान से सुनना, ये दोनों मिलेंगे तो इसका क्या होगा कि एक का एमिनो समूह यानी NH वाला H, बहुत ध्यान से, एक के एमोन समूह और एक वाले का हाइड्रोक्सिल समूह, ये दोनों करेंगे H2O निकल जाएगा यहां से, OH और H मिला करके क्या बना देंगे, H2O बना के निकल जाएगा। और क्या बनेगा वो देखो, तो ये बनेगा तुम्हारे पास में NH2, फिर ये CH, ठीक है, C के साथ H, चलो रहने देते हैं, और इसके साथ में R' लगा हुआ है, देखो नीचे लगा हुआ है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, ऊपर नीचे। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, फिर इससे कौन जुड़ेगा, यहाँ पे ये वाला नाइट्रोजन आके जुड़ जाएगा, और इस नाइट्रोजन से CH, और C डबल बॉन्ड O OH, और इससे एक जुड़ा हुआ है R', और इसके साथ जुड़ा हुआ है एक हाइड्रोजन। ठीक भैया, तो ये जो कंपाउंड बनता है ना C डबल बॉन्ड O N, C डबल बॉन्ड O N, तो इसको हम लोग एमाइड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एमाइड कहते हैं। हाँ कोई बात नहीं, उधर नहीं भी दिखेगा तो दिक्कत नहीं है उतना, चलो कोई बात नहीं। एमाइड क्या होता है, यहाँ पे लिख दे रहे C डबल बॉन्ड O N, तो ये जो ग्रुप होता है वो एमाइड ग्रुप होता है, जो कि यहाँ पे बन रहा होता है, और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, पेप्टाइड कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं, पेप्टाइड कहते हैं। तो ये जो प्रोटीन होती है, तो प्रोटीन की डेफिनेशन आपने क्या लिखी है कि प्रोटीन उस संरचना का, प्रोटीन का जो तात्पर्य है उस आकृति से होता है जिसमें पॉलीपेप्टाइड यानी ऐसे एक से बहुत ज्यादा यौगिक मौजूद होते हैं, वो आपकी कहते हैं प्रोटीन की द्वितीयक संरचना कहलाती है। इसके दो प्रकार है, अल्फा हेलिक्स संरचना और बीटा प्लीटेड सीड संरचना। अच्छा, बीटा प्लीटेड सीड्स क्या होता है ना, कि वो थोड़ा सा आप ये कर सकते हो, क्या बोलते हैं ना, जैसे होता है ना यार, क्या बोलते हैं उसको, दिमाग में नहीं आ रहा उसका नाम यार, मतलब आप क्यों कहना ना कि एक आपको वो दे दिया जाए, जैसे अपने पेपर लिए, पेपर पतला सा कोई, ठीक है, चलो देखते हैं, है ना, और इसको आप ऐसे फोल्ड करते हुए ले आओ, एक पेपर को ऐसे फोल्ड, एक ही तरफ से नहीं फोल्ड होगा यार, ऐसे फोल्ड नहीं हो पाएगा, ये 3D में फोल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब वो यार जैसे क्या हो ना कि ऐसे ऐसे घूमता हुआ तो आएगा, पर वो पूरी प्लेट होती है, प्लेट को मोड़ते हुए, ठीक है ना, ये ऐसे फिर ऐसे ऐसे, मतलब पूरा, ठीक है, वो आपको देखने को मिलती है संरचना। हालांकि आप गूगल कर लेना या बुक में आपको मिली होगी। अब होमवर्क सुनो। अच्छा, पेप्टाइड बॉन्ड क्या कहते हैं, तो यहां पर ना पेप्टाइड बॉन्ड देख लो, डेफिनेशन तो तुम्हारे बीच लिखी हुई है, मैंने इसी के हिसाब से रिएक्शन भी लिखी हुई है। पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे ये एक समूह था तुम्हारा, अगर ध्यान रखो तो, ठीक है ना, ये तुम्हारा क्या था भैया, एमिनो अम्ल का एक समूह ये था और एक समूह ये था। इन दोनों समूह के, तो एक समूह का कार्बन और दूसरे समूह के नाइट्रोजन के बीच में ये जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ये जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बंध बना हुआ है, ये हमारा पेप्टाइड बंध होता है। तो ये दोनों डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ इसको भी आप लोग देख लेना, ये दोनों टॉपिक तुम्हारे। अच्छा, एक और है जिसको हम कहते हैं मोनोसैकेराइड, तीसरा, सुनो सुनो इधर सुनो, यही इसी टॉपिक में 3 क्वेश्चन था, ठीक है ना, जिसपे हमें संक्षिप्त टिप्पणी करनी थी। पहला प्रोटीन की द्वितीयक संरचना, दूसरा पेप्टाइड आबंध, और तीसरा मोनोसैकेराइड। अच्छा, मोनोसैकेराइड क्या होता है, जब आप जैव अणु वाला चैप्टर अपना पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनके वर्गीकरण जब आप देखोगे कार्बोहाइड्रेट के, तो उसमें मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, कई सारे आपको सैकेराइड मिलेंगे। इसमें सबसे जो सूक्ष्म होता है मोनोसैकेराइड। मोनो का मतलब होता है कि भैया आप पानी में डालोगे तो वो एक अणु में टूट जाएगा, कहानी खत्म, मतलब उसे अब और छोटे टुकड़ों में तोड़ा नहीं जा सकता। समझ आई बात? जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप मोनोसैकेराइड की बात करोगे, तो अभी आपने जितने भी एग्जांपल लिखे थे, जैसे ग्लूकोज,
फ्रक्टोज, राइबोज, तो ये जो होते हैं ये मोनोसैकेराइड होते हैं। तो इनके बारे में काफी अच्छी चर्चा कर लेना, खास करके कार्बोहाइड्रेट्स एवं उनके वर्गीकरण, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं वो पूरा, और ये दोनों प्रोटीन की संरचना, अल्फा हेलिक्स संरचना, ठीक है, और बीटा प्लीटेड सीड संरचना, ठीक है। तुम लोग को तो प्रैक्टिकल में भी चार्ट में भी यही बनवाएंगे, चाहे अल्फा हेलिक्स संरचना बनवा लेंगे, चाहे तो बीटा प्लीटेड सीड बनवा लेंगे, एक को इसमें से ही बनवाना पड़ेगा, टेंशन मत लो। और पेप्टाइड ओवरलैप, ये तीनों मैं इतना आपसे कह सकता हूं कि हर एक एग्जाम में एक ना एक आपसे पूछ लिया जाएगा, एक ना एक कहीं ना कहीं टकरा जाएगा। थोड़ा सा इंपॉर्टेंस इसकी बहुत ज्यादा है, और ये तीन के तीनों क्वेश्चन तुम्हारे जैव अणु के हैं। आखिरी चैप्टर करो।